सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिन्होंने ये बहुत बेहतरीन पहल किया उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, लोकसभा का चुनाव है हमारे सामने 2024 का, और सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी डबल इंजन की सरकार है जिसने बहुत सारे सपने दिखाने का काम किया, मगर हकीकत में जमीनी स्तर पर इस देश के संविधान की शपथ लेकर के संविधान की प्रतियों को जलाने का काम संसद मार्ग पर इस डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। जो संविधान द्रोही लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ये गठबंधन के लिए जो पहल की गई है, केवल गठबंधन के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं हराया जा सकता है, बल्कि महागठबंधन बनाना है इसके लिए। और महागठबंधन के लिए जो पहल है उसमें जो प्रस्तावित पार्टियां हैं उनको भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अकेले अकेले के दम पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव जी हो या बहन मायावती जी हो, जैसा कि अभी जानकारी में आ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है इनको समझ आए, अकेले अकेले बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार साहब हैं, अकेले के दम पर संभव नहीं है। बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अकेले के बस की बात नहीं है। हरियाणा की बात करें तो उनके भी बस की बात नहीं है। मगर मिलजुल करके अगर हम लोग इस प्रयास को करते हैं तो बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जो संविधान के साथ द्रोह करने का काम कर रहे हैं उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जा सकता है। सामान्य साथियों, कुछ हमारे साथी अपनी जातियों पर गर्व करने का काम करते हैं। जाति पर गर्व करने का मतलब है गुलामी पर गर्व करना, क्योंकि जाति हमारी मूल पहचान नहीं है। जाति समाज को तोड़ने का दुश्मनों के द्वारा बनाया गया हथियार है। इस बात को हमको समझना है। हमको मूल निवासी बहुजन समाज बनाने के लिए पहल करनी है। समाज के लिए सभी 6000 जाति के टुकड़ों को हमको जोड़ करके चलने की आवश्यकता है। इसके बाद में आज के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। उन ज्वलंत मुद्दों में चाहे वो किसान से संबंधित मुद्दा हो, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए किसान साल भर तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगते रहे। अन्नदाता अपनी फसल का मूल्य तक नहीं मिल पाता है जिसको वो अपने मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार से गुहार लगाते रहे। हजारों किसानों की मौतें हुई, मगर प्रधानमंत्री जी के पास में अन्नदाता से मिलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए, मंदिरों में घंटा बजाने के लिए, गंगा की आरती करने के लिए घंटे भर का समय उनके पास में है, मगर अन्नदाताओं के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। बहुत गंभीर मामला है। दूसरा ज्वलंत मुद्दा है, देश में सबसे बड़ी आबादी वाला जो समूह है, आधी से ज्यादा आबादी जिनकी है पिछड़ों की, उनकी जाति जनगणना नहीं हो रही है। जाति जनगणना होगी तो उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, जैसा कि ये बैनर पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। जाति जनगणना कराने के लिए ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, वोट लेने के लिए केवल है। ओबीसी के नाम पर, पिछड़े के नाम पर वो कहते हैं भाइयों बहनों, नीच जाति में पैदा होना कोई गुनाह है। वाराणसी में भाषण करते हुए चुनावी भाषण में उन्होंने कहा, मैं नीच जाति में पैदा हुआ, मैं तेली बिरादरी से हूँ, घाची हूँ। आप भाजपा की सरकार बनाओ, हमें प्रधानमंत्री बनाओ, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे जो उन्होंने बातें का वादा किया।
मगर कोई समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं हो पाया। सबसे बड़ा मुद्दा ये गठबंधन और महागठबंधन की अगर हम बना लेंगे, मगर ईवीएम राक्षस से ही अगर चुनाव होगा तो भी हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। भारत में जहां तक मेरी समझ है, जहां मैं सारा देश भर में बहुजन मुक्ति पार्टी का हमारा नेटवर्क है, 22-23 राज्यों के अंदर में मैं खुद भ्रमण करके, और हमारी सारी कार्यकर्ताओं की यूनिटें हैं। जब भारत बंद हुआ तो सबसे पहल हम लोगों ने किया सीए कानून के विरोध में। आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने वो कॉल किया था, कई बार भारत बंद हुए, सफलता मिली, लेकिन जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत अभी हमारे पास में नहीं है। मेरी जहां तक समझ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल चल रही है ईवीएम भंडाफोड़ करने के लिए, जो पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा निकाली, बीच में सरकार ने डर की वजह से जैसे ही दक्षिण भारत में प्रवेश किया उनकी यात्रा को रोक दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर उन्होंने विचार किया कि जो भाग छूट गया था कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमने चलाया, अभी कन्याकुमारी से लेकर के हम कश्मीर तक जाएंगे। तो वो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो ईवीएम के बारे में जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता मिलना संभव नहीं होगा। आने वाले इस 22 के चुनाव, 24 के चुनाव से पहले हम लोगों को कम से कम 10 लाख लोगों को रमाबाई अंबेडकर मैदान भरना होगा, और ईवीएम के संदर्भ में एक बार फिर से भारत बंद करना होगा। और मेश्राम साहब तो मैंने वीडियो में सुना, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीनों को फोड़ा जाएगा, और इसके लिए वो पूरा बूथ पर तैयारियां कर रहे हैं अपनी। तो आखिरी बात मैं एक आधी मिनट में कहता हूं, 10 सेकंड में कहता हूं कि हम अलग अलग जो दलों के यहाँ पर मुखिया लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने आप को सर्वोपरि बताने की कोशिश करेंगे, मगर जैसे ये गठबंधन बनता है, महागठबंधन बनता है, तो कोई भी नॉन पॉलिटिकल आदमी जिसका कोई अपना पर्सनल किसी पार्टी से संबंधित न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें उस मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी लगानी होगी, जिसके बाद में सबके साथ में बराबर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तौर पर वो न्याय कर सके। क्योंकि अपने अपने दलों के लोग, हम लोग अपने आप को, सब कोई भी कहेगा मेरा यहाँ मजबूत, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, तो बनने की बजाय बिगड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति को, जिसको समाज का अनुभव हो, जिसको देशव्यापी पकड़ हो, जो पैनी नजर रखता हो दुश्मनों के ऊपर में, साथरों के ऊपर में, ऐसे व्यक्ति को हमको जिम्मेदारी लगाना होगा। ये विचार कह करके मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बोलवासी साथियों। थैंक यू। धन्यवाद भाई वकील साहब। और वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं भाई राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेजर अमर सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 5 मिनट में अपनी बात रखें। मेरा सभी वक्ताओं से ये निवेदन है कि चूँकि हमारे काफ़ी वक्ता हैं तो वो समय में अपनी बात रखें। आप सब देखते रहे मेजर अमर सिंह चौहान जी आए। सहकारिता भवन लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में पहुंची हुई है जनता खबर की टीम। धन्यवाद। जनता खबर लखनऊ इंद्रप्रकाश बौद्ध।